नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ओनली है इसमें। हम लोग अपने स्पेस मिशन सीरीज पार्ट 1 कर चुके हैं। आज पार्ट 2 में कुछ मिशंस को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं, रस्टिंग ऑन मून। बट सबसे पहले जानते हैं रस्टिंग होता क्या है। देखिए, रस्टिंग जो है वो आयरन ऑक्साइड होता है और एक रेडिश कंपाउंड होता है। मतलब कि जैसे आप कहते नहीं कि जंग लग गई है लोहे में, ठीक है, तो वो लाल लाल कलर का हमें दिखता है। तो बेसिकली जो आयरन होता है, जब वो वाटर और ऑक्सीजन से मिल जाता है तो जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं रस्टिंग। ठीक है। अब देखिए, वैसे तो हम लोग जानते हैं कि अर्थ और मंगल ग्रह पे, मार्स में रस्टिंग होती है। बट अभी साइंटिस्ट ने ये कंफर्म किया है कि मून पे भी रस्टिंग है। ठीक है। जो हमारा चंद्रयान पहला मिशन था, उसकी इमेजेस में ये आइडेंटिफाई किया गया है कि जो मून का पोल है वहां पे रस्टिंग पाई गई है। अब देखिए, चंद्रयान 1 की बात हुई है तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है। जो चंद्रयान 1 है वो हमारा पहला मिशन था जो मून का था, जो मून पे गया। और ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको भेजा गया था 2008 में। और इसको लॉन्च व्हीकल यूज किया गया था इसके लिए, PSLV C11। ठीक है। अब देखिए, जो इस मिशन का बिगेस्ट क्लेम था वो ये था कि मून के पोल पे वाटर है। ठीक है। जो इसका बिगेस्ट ये अचीवमेंट माना जाए अगर तो ये क्लेम करता है कि मून पे वाटर है। ठीक है। चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक पे बात करते हैं। चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है TOI 700D। अब देखिए, नासा ने एक नया प्लेनेट डिस्कवर किया है जो कि अर्थ साइज प्लेनेट है और जिसका नाम रखा है TOI 700D। अब देखिए, जैसे अर्थ अपने स्टार के अराउंड रिवॉल्व करता है, वैसे ये जो प्लैनेट है वो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में रिवॉल्व कर रहा है। अब देखिए, हम लोग जान लेते हैं हैबिटेबल जोन होता क्या है। ठीक है। देखिए, हैबिटेबल जोन को हम लोग गोल्डीलॉक जोन भी कहते हैं। ये एक ऐसा एरिया होता है स्टार के अराउंड, ना कि वो बहुत हॉट हो ना कि बहुत कोल्ड हो। ठीक है। अगर वो बहुत गर्म होता है तो हमारा जो वाटर है अर्थ का वो बहुत बॉयल हो जाएगा, जिसमें कि हम रह नहीं पाएंगे। और अगर वाटर बहुत कोल्ड होगा तो सारा पानी जम जाएगा। और हमारे लिए वाटर बहुत जरूरी है, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए, लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है। देखिए, जो हमारा अर्थ है वो सन के एक गोल्डीलॉक जोन में है, सो डैट कि इसीलिए हम लोग यहाँ पे एग्जिस्टेंस हमारा प्रेजेंट है, हम लोग रह पा रहे हैं। ना कि हमारा पानी बहुत ठंडा है ना बहुत गर्म है। बट आप सोचिए, अगर हम प्लूटो की जगह होते या प्लूटो होता हमारा प्लैनेट, तो हमारी जो एग्जिस्टेंस होता वो बहुत मुश्किल होता। मुश्किल क्या, नामुमकिन होता। पूरा पानी फ्रीज हो जाता और पानी हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। और अगर हम लोग मरकरी की जगह होते तो हमारा पानी बॉयल होता। तो दोनों ही, प्लूटो केस में, मरकरी केस में अगर हम होते, हमारे लाइफ का एग्जिस्टेंस ना हो पाता। ठीक है। और जो कि हमारे लिए पानी बहुत जरूरी है हमारे एग्जिस्टेंस के लिए। अब देखिए, हम लोगों ने हैबिटेबल जोन समझ लिया क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं, TOI 700D के बारे में। देखिए, जो ये हमने TOI 700D हमने डिस्कवर किया है नासा ने, ये एक इनका मिशन था, ट्रांसिटिंग एक्सो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। ये मिशन 2018 में लॉन्च किया गया था और इसी मिशन के दौरान उन्होंने ये डिस्कवर किया है प्लैनेट। देखिए, जो TOI 700D को डिस्कवर किया है नासा ने, इस प्लैनेट को, ये प्लैनेट TOI 700 M डॉफ जो स्टार है इसके अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है। और जो हमारा सदर्न कॉन्स्टलेशन डोवाडो है, इससे ये जो स्टार है वो 100 लाइट ईयर्स अवे है। ठीक। और जो ये एम डॉर्फ है TOI 700, ये हमारे सन से 40% उसका मास और साइज के बराबर है। और जो हमारे सन का टेम्परेचर है उसका हाफ टेम्परेचर TOI 700 M डॉर्फ स्टार में है। ठीक है। और जो ये फाइंडिंग की गई है, इसको कंफर्म किया गया है, वो स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा किया गया है। इसके बारे में भी हम लोग अभी आगे जानेंगे क्या होता है ये। ठीक है। अब देखिए, TOI जो 700D प्लैनेट डिस्कवर किया गया नासा के द्वारा, वो हमारे अर्थ से 20% लार्जर है, बड़ा है। और जो ये रिवॉल्व करता है अपने स्टार के अराउंड, जो हमारा अर्थ है वो रिवॉल्यूशन एक कंप्लीट करता है 365 डेज में। सो जो ये फाइंड किया गया है TOI 700D, ये 37 डेज में अपना रिवॉल्यूशन पूरा करता है एक। ठीक है। और जो ये एनर्जी रिसीव करता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिसीव करता है, वो हमारे सन से जो हम एनर्जी रिसीव करते हैं अपने अर्थ पे, उसका 86% एनर्जी ये रिसीव करता है अपने प्लैनेट में। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं इस मिशन के बारे में। बेसिकली थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि ट्रांसिटिंग एक्सो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट के बारे में। अब देखिए, जो ये मिशन नासा ने लॉन्च किया था, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि ये अराउंड 2 लाख ब्राइटेस्ट स्टार को सर्च करेगा सन बगल में। ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारे एक्सो प्लैनेट होंगे उनको भी सर्च करेगा। अब देखिए, एक्सो प्लैनेट्स क्या होते हैं। जो भी प्लैनेट सोलर सिस्टम के बाहर हैं उनको हम एक्सो प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है। और ये लॉन्च किया गया था अप्रैल 18, 2018 में। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है, इससे ज़्यादा जाने की जरूरत भी हम लोग को नहीं है यूपीएससी के लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा एक नया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है
1 ईयर कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी प्रिपरेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए उसमें आपको एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज वीडियो लेसन मिलेंगे क्लास 6 से लेकर 12 तक, और एनसीईआरटी के बुक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको, साथ में बेसिक आंसर राइटिंग की क्लासेस भी मिलेंगी, और आपको 300 प्लस वीडियोस मिलेंगे जो कि मेन सब्जेक्ट के होंगे। साथ ही साथ आपको स्पेशल आंसर राइटिंग क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, ऐसे राइटिंग की क्लासेस होंगी, उसके टेस्ट होंगे, और 8 फुल लेंथ मेंस के टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। और जो कोर हमारा होगा वो 500 घंटे की वीडियो लेसन्स होंगे प्राइम सब्जेक्ट्स के, और जो भी नोट्स होंगे ओनली आईएएस के वो आपको घर तक पहुंचाया जाएगा डिलीवरी के थ्रू, और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाएगी आपको। सो इट विल बी बेटर कि आप इसको जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें सो डैट कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी हो पाए। देखिए आप लोग ओनली आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए सो डैट आपको सारी पीडीएफ्स इजीली मिल जाएं। करंट अफेयर की जो पीडीएफ्स हैं वहाँ आपको इजीली मिल जाएंगी। द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन जो है उसकी पीडीएफ्स वहाँ मिल जाएंगी आपको, और जो भी यूपीएससी और स्टेट पीएससी से रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड पीडीएफ्स होंगी ओनली आईएएस की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी वो आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यूट्यूब में जो भी वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको उनकी पीडीएफ्स मिलेंगी। सो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लीजिए सो डैट कि आपको कन्वीनियंट हो हर चीज़ जानने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। देखिए जो ये स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप है ये नासा का ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम का पार्ट है, ठीक है। और इस ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम के अंदर नासा ने 4 ऑब्जर्वेटरी सेटअप किए हैं, और इन ऑब्जर्वेटरी का ऑब्जेक्टिव था कि यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना डिफरेंट लाइट्स में, ठीक है। तो बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि वो यूनिवर्स को ऑब्जर्व करे डिफरेंट लाइट्स में। अब देखिए इस मिशन के अंदर जो बाकी 3 ऑब्जर्वेटरीज थे उनके नाम थे हबल स्पेस टेलीस्कोप जो कि विजिबल लाइट्स में काम करता है, और दूसरा जो है कॉम्पटन गामा रे है जो कि गामा रे में काम करता है, और जो हमारा लास्ट है वो चंद्रा एक्सरे है जो कि एक्सरे में काम करता है, ठीक है। अब स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप जो है वो इंफ्रारेड लाइट्स में काम करता है, और इसे लॉन्च किया गया था 2003 में, ठीक है। इसको स्विच ऑफ कर दिया गया है, हालांकि मतलब कि ये अब डीएक्टिवेट कर दिया गया है, अब ये रन नहीं कर रहा है, और इसको 30 जनवरी 2020 में ही इसको डीएक्टिवेट कर दिया गया था, इसीलिए ये न्यूज़ में भी रहा, ठीक है। तो हम लोगों ने जान लिया स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप के बारे में भी। अब चलिए हम लोग जानते हैं एम डॉर्फ स्टार्स के बारे में। देखिए जो एम डॉर्फ स्टार है इसको हम रेड डॉर्फ से भी जानते हैं, और ये टाइनेस्ट स्टार्स होते हैं जिनका मास रेंज करता है 8% से लेकर 50% सन के मास से, ठीक है। और रिसेंटली हमने न्यूज़ में देखा कि 53 एम डॉर्फ्स को स्टडी किया गया है हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप के द्वारा, जो कि लद्दाख में हैनले है इंडिया में, वहाँ पे। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं हिमालयन चंद्रा जो टेलीस्कोप है इसके बारे में। अब हम लोग जानते हैं हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप के बारे में। देखिए जो चंद्रा है ये एक नोबल लियोरेट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पे पड़ा था ये टेलीस्कोप का नाम, ठीक है। और ये जो टेलीस्कोप है वो ऑप्टिकल इंफ्रारेड है जिसका एम है कि सोलर सिस्टम को स्टडी करेगा, साथ ही साथ स्टार्स के फॉर्मेशन को स्टडी करेगा, और ये इंस्टॉल किया गया है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में लद्दाख में जो की है। अब जो ये टेलीस्कोप है इसको ऑपरेट किया जा रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा जो कि होसोकोटे में है, जो कि बेंगलोर से 35 किलोमीटर दूर है। और जो ये मिशन है मतलब एक तरीके से जो ये पूरा प्रोग्राम चल रहा था इसको 20 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं 2020 में, ठीक है। ये इसलिए न्यूज़ में भी रहा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स के बारे में जो कि न्यूज़ में भी रहा है। देखिए बेसिकली हुआ क्या, केपलर स्पेसक्राफ्ट ने बहुत सारे हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट को आइडेंटिफाई किया है, डिस्कवर किया है। अब देखिए एक्सोप्लैनेट को मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं मैं आपको। एक्सोप्लैनेट वो होते हैं जो कि सोलर सिस्टम के बाहर जो प्लैनेट पाए जाते हैं उसको हम लोग एक्सोप्लैनेट कहते हैं, एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट। देखिए नासा ने रिसेंटली एस्टिमेट किया है लगभग 100 बिलियन स्टार्स मिल्की वे गैलेक्सी में हैं, और उसमें से 4 बिलियन जो स्टार्स हैं वो सन की तरह हैं, ठीक है। अगर इनमें से 7% स्टार्स के पास हैबिटेबल प्लैनेट्स हुए तो आप समझ लीजिए कि अर्थ जैसा मतलब जो कि प्लैनेट होगा 300 मिलियन प्लैनेट्स अकेले सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में पाया जाएगा जो कि वहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती अर्थ की तरह, ठीक है। मतलब कि 7% स्टार्स के पास अगर हैबिटेबल प्लैनेट्स हुए तो करीब 300 मिलियन अर्थ जैसे प्लैनेट आप पा सकते हैं, मतलब कि एग्जिस्ट कर सकते हैं, वहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है मिल्की वे गैलेक्सी में, ठीक है। देखिए केपलर स्पेसक्राफ्ट ने बताया है कि जो स्टार्स हैं मतलब कि 1/3 जो स्टार्स हैं उनका जो मास और ब्राइटनेस है वो सन से सिमिलर है, और जो स्टार्स के हैबिटेबल जोन है उनमें जो प्लैनेट हैं उनके जो रॉक्स हैं वो अर्थ से सिमिलर हैं। जैसे अर्थ के रॉक्स हैं वैसे वहां पे भी रॉक्स पाए गए हैं, ठीक है। और जो ये केपलर स्पेसक्राफ्ट था वो नासा का फर्स्ट प्लैनेट हंटिंग मिशन था जिसको कि 2009 में लॉन्च किया गया था। अब जो नासा का नया हंटिंग मिशन है वो है टेस, जिसके बारे में हमने अब कुछ देर पहले पढ़ा था, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं आर्टेमिस एकॉर्ड के बारे में जो कि न्यूज में रहा है।
देखिए एक तरह का ये बायलैटरल एग्रीमेंट है नासा और उसके इंटरनेशनल पार्टनर के बीच में कॉपरेशन के लिए, अर्टिमिस प्रोग्राम के लिए, ठीक है। और जो ये अर्टिमिस है ये नासा का मून मिशन है जिसमें कि वो पहली महिला को भेजेंगे और मैन को भेजेंगे 2024 तक मून पे, ठीक है। और ये पूरा अकॉर्ड आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967 पे बेस्ड है। इसमें फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने अपना सपोर्ट दिखाया है, बट इंडिया ने अभी तक इस पे अपना कोई स्टैंड नहीं दिखाया है, इसीलिए हालांकि ये न्यूज पे भी रहा है, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने जैसे पहले महिला की बात की कि पहली महिला भेजी जाएंगी 2024 तक मून पे, बट नासा ने फर्स्ट मैन ऑलरेडी भेज चुके हैं ये 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग को, ठीक है। तो अब ये पहली महिला भेज रहे हैं जो कि 2024 तक मून पे लैंड करेंगी, साथ में एक मैन भी जाएंगे। चलिए अब हम लोग जानते हैं आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए इंडिया आउटर स्पेस ट्रीटी का पार्ट है, ठीक है। और ये ट्रीटी जो है वो प्रोहिबिट करती है कंट्री को कि आप किसी भी तरीके का न्यूक्लियर वेपन या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं अर्थ के अराउंड, साथ ही साथ आप मून के अराउंड भी नहीं डिप्लॉय कर सकते। मतलब कि पूरे आउटर स्पेस में आप इस तरह की गतिविधियां नहीं कर सकते कि आपने न्यूक्लियर वेपन या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को आपने डिप्लॉय कर दिया वहां पे, तो आप सिर्फ उसको आउटर स्पेस को पीसफुल तरीके से यूज कर सकते हैं, ना कि किसी भी तरीके से आप वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ये सब चीजें आप यूज नहीं कर सकते वहां पे, ठीक है। मेन ट्रीटी का मकसद ऑब्जेक्टिव यही है। सो आज हम लोगों ने बहुत सारी टॉपिक्स पे बात की, मिशंस के बारे में बात की, हमने टेलीस्कोप के बारे में भी जाना, हमने हैबिटेबल जोन को भी जाना जो कि गोल्डीलॉक हैबिटेबल जोन से भी जाना जाता है, हमने आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में जाना। तो मल्टीपल चीजें हमने पढ़ी, इसको दोबारा से पढ़िए अगर रिवाइज कीजिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपने पार्ट 3 में मिलेंगे स्पेस मिशन के सीरीज में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।